Hello students, welcome to Master 60. So today we are here to discuss the most important topic of chapter number 3, standard 11th. Exceptions relate करने हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे हम एक्सेप्शंस पढ़ें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो उस एक्सेप्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव। अब ये जेड इफेक्टिव क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पूरा बेसिक से हम इसको कवर करेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं और इसको समझने का ट्राई करेंगे। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of outer orbit electrons, of outer orbit electrons, outer orbit electrons by nucleus, by nucleus is called as इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से, या फिर कई किताबों में ये जेड इफेक्टिव को जेड स्टार से भी डिनोट किया जाता है। अब इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो ध्यान से समझे। जैसे ये न्यूक्लियस है, एट द सेंटर पे होता है न्यूक्लियस एटम के, एंड ये दो ऑर्बिट्स हैं, पहली नंबर की ऑर्बिट, ये सेकंड नंबर की ऑर्बिट। मैंने फुल एटम नहीं बनाया है, मैंने जस्ट आपको ऑर्बिट बनाया है टू डिटरमाइन दैट व्हाट डज द डेफिनेशन टोटल मीन्स। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेरे पास दूसरे ऑर्बिट में टोटल मैं मान लेता हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक दिस। ओके, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, माइनस और प्लस चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैंने क्यों आउटर ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन माना? क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है कि आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के वजह से कुछ पॉजिटिव चार्ज उसको फील होगा। अब देखिए वही लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस। लेकिन वो जितना पॉजिटिव चार्ज हमारे ये इलेक्ट्रॉन को फील होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इनर ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन है, इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन इसको क्या प्रोवाइड करवाएंगे? रिपल्शन। रिपल्शन प्रोवाइड करवाएंगे। इसका मतलब कि आउटर इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएगा न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज उसको फील होना चाहिए न्यूक्लियस से, वो उसको फील नहीं होगा। एंड वही इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं बाय द मींस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ये जो मैंने अभी इफेक्ट आपको समझाया, इसी को हम लोग बोल देते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या फिर कई किताबों में इसको एक और नाम से आप लोग पढ़ते हैं, कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसका डेफिनेशन भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं, दैट शील्डिंग इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जितना पॉजिटिव चार्ज फील होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, तो ये क्या हुआ? डिक्रीमेंट हुआ। किस में डिक्रीमेंट हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीमेंट हुआ। किस में डिक्रीमेंट हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीमेंट हुआ। तो डिक्रीमेंट इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीमेंट हुआ? ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये डिक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ? क्योंकि अंदर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन प्रोवाइड करवाया था। किसने? अंदर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन प्रोवाइड करवाया। तो डिक्रीमेंट इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द, किसके कारण से हुआ ये? ड्यू टू द रिपल्शन, ड्यू टू द रिपल्शन। और ये रिपल्शन किसने प्रोवाइड करवाया? इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने। किसने प्रोवाइड करवाया? इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने। प्रोवाइडेड बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज टोटल शील्डिंग इफेक्ट इज। तो वापस से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के थ्रू एक पॉजिटिव चार्ज फील होना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है? कि वो न्यूक्लियस से जितना पॉजिटिव चार्ज फील होना चाहिए हमारे आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, वो फील नहीं होगा, बिकॉज इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपल्शन प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके कारण से डिक्रीमेंट होगा किसमें? अट्रैक्टिव फोर्स में। किसके अट्रैक्टिव फोर्स में? आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स के। और किसने ये रिपल्शन प्रोवाइड करवाया? इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने। सो दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। अब हम लोग Z इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला, Z इफेक्टिव का फॉर्मूला ध्यान से सुनना, Z माइनस सिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज। Z इफेक्टिव को क्या बोले थे हम लोग? वापस से एक बार आप लोग भी मेरे साथ बोले। Z इफेक्टिव को हमने क्या बोला था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और Z तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है? कोई भी एटम का नंबर विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। और ये सिग्मा क्या है? सिग्मा इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और यही स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यूज हम लोग अभी निकालना सीखेंगे। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो भी वैल्यू था वो हमको सिखाया था स्लेटर। साइंटिस्ट का नाम था भाई एक स्लेटर, जिसने हमको एक रूल दिया, उसके ही नाम से वो रूल को हम डिफाइन कर रहे हैं, स्लेटर्स रूल। ये स्लेटर्स रूल किसके लिए हेल्प करता है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट मिलेगा तो ही आपको क्या मिलेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे सबसे पहले केस नंबर 1, स्लेटर्स रूल को हम लोग समझते हैं दो केसेस के हेल्प से, ठीक है? तो सबसे पहला केस, इफ इलेक्ट्रॉन resides in, if electron resides in s और p सबशेल, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन s या फिर p सबशेल में प्रेजेंट है तो उसी के लिए केस नंबर 1 हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ओके, केस नंबर 2 हम लोग डिफाइन करेंगे कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन d और f में होगा तब क्या। ठीक है, रूल आर सेम। जैसे जैसे हम रूल S और P के लिए देखेंगे वैसे वैसे ही रूल्स आपको D और F के लिए भी याद रखने। S और P में एक एक्स्ट्रा रूल आता है, D और F में वो रूल एक हट जाएगा। तो ध्यान से सुनना, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमको ढूंढना है बाय द मींस ऑफ स्लेटर्स रूल। तो रूल नंबर 1, अगर इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन higher subshell given in a question that will contribute 0 to sigma। ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन, जो भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पे आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट ढूंढना है, जो भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स 0 टू सिग्मा, पहले लिख लेते हैं, कंट्रीब्यूट्स 0 टू सिग्मा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास टोटल 4 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है?
4 ऑर्बिट में से आपको तीसरे वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव निकालना है। अब रूल क्या कहता है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। हमने क्या लिखा है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर सबशेल में हुआ तो वो 0 सिग्मा पे कंट्रीब्यूशन देगा, यानी आपने निकालना किस पे है, सिग्मा थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे निकालना है, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे। लेकिन चौथी ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन करेगा ही नहीं सिग्मा पे, क्यों, बिकॉज रिपल्शन तो कौन प्रोवाइड करवाते हैं, इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। वापस से हम डेफिनेशन पे जाते हैं 2 मिनट के लिए। देखो, द डिक्रीमेंट इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का किसके कारण से, रिपल्शन के कारण। लेकिन वो रिपल्शन प्रोवाइड कौन करवा रहा है, ध्यान से देखना, इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स करवा रहे हैं। लेकिन आपने बोला कि जो ऑर्बिट से ऊपर वाली ऑर्बिट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन हायर सबशेल में है, ठीक है, जैसे तीसरे ऑर्बिट में निकालना है आपको, ठीक है, और चौथे ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हमारे सिग्मा की वैल्यू पे कोई इफेक्ट देंगे नहीं। ओके, तो रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन वही शेल में हुआ, इफ इलेक्ट्रॉन आर इन सेम सबशेल, अगर इलेक्ट्रॉन वही शेल में हुआ जिसका हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो दैट विल contributes 0.35 टू सिग्मा, 0.35 टू सिग्मा। जैसे अभी वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको तीसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो चौथी वाली ऑर्बिट सिग्मा पे कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0, क्योंकि रूल नंबर 1 कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए बोला है इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर उससे कोई ऊपर वाली शेल में है तो उसका कंट्रीब्यूशन सिग्मा पे कुछ होगा ही नहीं। सेम वे, अगर तीसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव निकालना है और इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में ही है, वो मैंने लिखा हुआ है, देखो, सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा हमारे सिग्मा की वैल्यू पे, 0.35। एग्जांपल से समझेंगे, पहले रूल कंप्लीट करते हैं। फिर रूल नंबर 3 कि आप बोले अगर सर वो शेल में नहीं हुआ, 2 बात तो अभी तक क्लियर हो गया कि ऊपर वाली शेल 0 कंट्रीब्यूट करता है, अगर इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है दैट विल कंट्रीब्यूट 0.35। लेकिन अगर उसके नीचे वाली शेल में होता है इलेक्ट्रॉन, नीचे वाली शेल में, यानी अगर मैंने सेम शेल को नाम दिया n, तो नीचे वाली शेल का नाम क्या हो जाएगा, n-1 शेल, मतलब जस्ट नीचे वाली। जैसे तीसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव आप निकाल रहे थे, तो उसके नीचे वाली यानी सेकंड नंबर की, यस, सेकंड नंबर की शेल, यानी उसके नीचे वाली शेल हमेशा कंट्रीब्यूशन देता है सिग्मा पे कितना, 0.85। कितना देता है, 0.85। ओके, और लास्ट रूल कि अगर उससे भी कोई नीचे प्रेजेंट है ऑर्बिट, तो वो सब कंट्रीब्यूशन देंगे 1 का। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, मैं लोअर शेल्स लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में ही पता चलेगा हमको कितनी नंबर ऑफ शेल्स है, तो मैं लिख देता हूं लोअर शेल्स। ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूशन देगा सिग्मा की वैल्यू पे कितना, 1 का, कंट्रीब्यूट्स 1 टू सिग्मा। ठीक है, तो ये 4 रूल गोल्डन रूल्स आपके लिए। किसके लिए, अगर इलेक्ट्रॉन s और p सबशेल में लाई करता है तो उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे ढूंढते हैं आप। तो पहला रूल एक बार रिकॉल कर ले, फिर एग्जांपल पे जाते हैं हम। अगर जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव निकालना है उससे कोई ऊपर वाली शेल में है, तो सिग्मा पे कंट्रीब्यूशन कितना, 0 का। रूल नंबर 2, अगर वही शेल में है, सेम शेल में है, तो दैट विल कंट्रीब्यूट 0.35। अगर उससे नीचे है तो दैट विल कंट्रीब्यूट 0.85। अगर उससे भी कोई नीचे है, उससे भी कोई नीचे है, मतलब सबकी बात हो रही है, यानी 1 कंट्रीब्यूट करेगा किस पे, सिग्मा की वैल्यू पे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन सेज दैट, ध्यान से सुनना भाई, फाइंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फाइंड द
effective nuclear charge on last electron of chlorine, on last electron of chlorine atom. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको उसका नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 17. इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्लोरीन की 1s2 2s2 2p6 3s2. अच्छा गिन लो पहले कितने हो गए हैं, ये 2 4 ये 6 10 ये 2 कितने 12, 5 और रह गए हैं तो 3p में जाएगा तो 3p5. ठीक है, अभी पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 8, दूसरे ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 + 6 8, और तीसरे ऑर्बिट में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, Z इफेक्टिव. फॉर्मूला याद करें Z इफेक्टिव का. Z इफेक्टिव होता है Z - सिग्मा. अब Z हमको पता है कितना है, क्लोरीन के लिए Z इज 17, लेकिन हमको सिग्मा नहीं पता. अभी सिग्मा के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारा केस 1 वैलिड है कि नहीं. ओके, केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा S और P में लाई करना चाहिए अगर ये रूल्स आपको लगाने हैं तो भाई S और P में लाई कर रहा है तो यस, इलेक्ट्रॉन विल लाई इन S और P सबशेल. तो रूल्स पढ़ें. क्या कहता है रूल, इलेक्ट्रॉन अगर हायर शेल में है तो दैट विल कंट्रीब्यूट 0 टू सिग्मा. अब समझ में आएगा आपको हायर शेल मतलब क्या होता है. इधर देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन का आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है. लास्ट ऑर्बिट मतलब थर्ड नंबर की ऑर्बिट. थर्ड नंबर की ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7. मतलब ये तो ऑलरेडी आपसे लास्ट का ही निकलवा रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई ऑर्बिट है ही नहीं. यानी हमारा रूल नंबर 2 से चालू होगा, क्योंकि रूल नंबर 2 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन अगर सेम शेल में है, सेम शेल में है, दैट विल कंट्रीब्यूट कितना 0.35. अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट वाली में. अब 7 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर Z इफेक्टिव निकाल लेते हैं, मतलब बचे कितने, एक के ऊपर तो आप निकाल रहे हो, बचे कितने 6 बचे. तो वो 6 इलेक्ट्रॉन सिग्मा पे कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वही शेल में है तो वही शेल वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35 का, 0.35 का प्लस. अब देखें प्लस, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब थर्ड ऑर्बिट है, उससे नीचे वाली पे आ गए, नीचे वाली पे आ गए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और नीचे वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सिग्मा पे कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, यस 0.85. तो 0.85 का कंट्रीब्यूशन देंगे कौन, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 0.85 प्लस. अब उससे भी कोई नीचे है तो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 सेज दैट अगर उससे भी कोई नीचे है तो वो लोग सब कितना कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे सिग्मा पे 1 का. यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा पे कितना कंट्रीब्यूशन देंगे 1 का, और इसका सम करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा किसका, सिग्मा का, जिससे आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा Z इफेक्टिव, दैट इज Z - सिग्मा. यानी 17 माइनस जो भी आंसर आपका आ रहा है वो आप इधर लिख सकते हैं. वेरी इजी वे टू डिटरमाइन दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ओके, अब आगे चलते हैं. आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो ये तो सर S और P के लिए है, तो केस नंबर 2 हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है किसमें, D और F में, D या तो F में, तब क्या, तब बहुत सिंपल है, रूल्स विल रिमेन सेम. देखो थोड़े रूल्स ही बदलेंगे. यानी पहला वाला रूल क्या कहता है, पहला वाला रूल क्या कहता है, दैट ये वाला रूल हमारा वैलिड है ऊपर वाले में भी. ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट इट. ठीक है, इधर
ओके चलो, तो रूल नंबर 1 विल रिमेन सेम कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर सबशेल में है तो वो हमारे सिग्मा पे कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, वो हमारे सिग्मा पे कितना इफेक्ट देगा, 0 इफेक्ट देगा। अभी रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन वही शेल में है, इफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम शेल, तो वो कंट्रीब्यूशन देंगे हमारे सिग्मा पे, सेम जो हमने पीछे लिखा था, कितना, 0.35, 0.35। ओके, वही शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट विल कंट्रीब्यूट इन सिग्मा 0.35। अब इसमें रूल नंबर 3 नहीं है, डायरेक्ट आपको रूल नंबर 4 पे जाना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वही शेल के नीचे वाली शेल में है, इफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लोअर शेल्स, अब लोअर शेल्स मतलब सब आ गई, n-1, n-2, n-3 कितनी भी हो, तो वो कंट्रीब्यूशन सब हमारे सिग्मा पे कितना देंगे, 1 का। कितना देंगे, 1 का। मतलब आपने क्या देखा, सिर्फ 0.85 का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। देखो 0.85 का कंट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे हमारा n-1 शेल कितना कंट्रीब्यूट करता था, 0.85। अभी डी और एफ सब शेल के लिए वो केस नहीं है। तो जितने भी लोअर शेल्स के हैं वो कितना कंट्रीब्यूशन देंगे हमारे सिग्मा पे, 1 का। ओके, इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में ऐसा बोला, फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑफ 23rd इलेक्ट्रॉन, किसका, आयरन का। किसका, आयरन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। तो देखो कितने हो गए। अच्छा, कई कई बच्चों का इसमें से एक क्वेश्चन होगा कि सर 3d और 4s में से 3d की एनर्जी तो ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो वो कायदे से पीछे आना चाहिए, है ना। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको आप पीछे रखो, जिसकी एनर्जी कम है उसको आप आगे रखो। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनने के होते हैं, जिसके कारण से मैंने 3d को पहले लिखा है। मतलब आप इसे तीसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स आप इजीली बता सकते हो। ओके, अगर आपको 3d पीछे लिखना है, देयर इज नो वरीज, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 6 8। फिर तीसरे ऑर्बिट में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और चौथी ऑर्बिट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जस्ट एक ही रीजन है मेरा 3d6 को पहले लिखने के लिए कि गलती के चांसेस कम हो जाए। ओके, क्योंकि नीट या जेडब्ल्यू में सिली मिस्टेक्स के मार्क्स उतने ही जाते हैं जितने कोई मिस्टेक के जाते हैं, तो सिली जैसा कोई मिस्टेक नहीं है। तो देखिए इसमें अब चलते हैं 23rd इलेक्ट्रॉन पे, तो गिनेंगे 23rd इलेक्ट्रॉन आ किधर रहा है। तो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 10, और इसमें कितने हो गए, 10 + 14 24। ठीक है, तो 23rd इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, 23rd इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारी तीसरी ऑर्बिट में। तो देखिए चौथी ऑर्बिट का तो कोई रोल ही नहीं है। चौथी ऑर्बिट का क्यों कोई रोल नहीं है, बिकॉज वो हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं देगा। क्यों इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि रिपल्शन हमेशा अंदर वाली ऑर्बिट देते हैं, ना कि बाहर वाली ऑर्बिट। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो हमारे सिग्मा पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। इसलिए अभी आपको रूल नंबर 1 समझ में आएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर सबशेल में प्रेजेंट है, क्वेश्चन में जो निकालना है उसके ऊपर वाली शेल में है, तो वो सिग्मा पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। अब 0 कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस अब 14 में से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो हम लोग इफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो बचे कितने, 13। और वो 13 कितने देंगे कंट्रीब्यूशन, अगर सेम शेल में है, सेम शेल में कंट्रीब्यूशन आता है 0.35।
0.35 का, 0.35 का। और अंदर वाली ऑर्बिट्स के सारे इलेक्ट्रॉन कितना देंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अंदर वाली शेल के देख लीजिए आप पहले कितना देंगे? प्रेजेंट इन लोअर शेल कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 to सिग्मा, यानी 10 into 1। और यही किसका आंसर आएगा? आपका सिग्मा का। तो सिग्मा का जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिएगा। और Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा इधर से? Z माइनस सिग्मा। Z कितना? 26 माइनस सिग्मा आपको इधर से मिल जाएगा, जिससे आप इजीली कोई भी एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव इजीली निकाल सकते हो। ओके, आपको कोई भी टॉपिक में शील्डिंग इफेक्ट के क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए, ये मान के हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। कोई भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट बॉक्स में थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू।